गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम इकाई 2, इसका जो टॉपिक इकाई है आज हमारी विद्यालय विषयों का अनुशासन पर प्रभाव, आज इसको हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने इकाई फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं। उसमें अनुशासन के पाठ्यक्रम में अनुशासन की भूमिका एवं प्रकृति के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। उसमें उसकी भूमिका, अनुशासन की भूमिका, महत्व, पाठ्यसेगामी क्रियाएं, व्यायाम के प्रकार, योगाभ्यास, उसके बाद आपको कोरिकुलम की सारी एक्टिविटीज हैं, आपको उसके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। अनुशासन और लास्ट का जो एक उसमें टॉपिक था वो था अनुशासन और अंतर अनुशासन, अर्थात अंतर अनुशासन में शैक्षिक जो अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब अनुसंधान के माध्यम से बालक को अनुशासित किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम पहले इकाई फर्स्ट में आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज हम इकाई सेकंड का आरंभ करेंगे। उसमें विद्यालय विषयों का अनुशासन पर प्रभाव, जो हमारी विषयगत विद्यालय की जो विषयगत होती हैं, विषय होती हैं, गणित, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक ज्ञान, जो भाषा की सारी तीनों होती है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, उन पर अनुशासन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। विद्यालय विषयों पर अनुशासन का सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, इन इत्यादि विषयों पर अनुशासन का प्रभाव, अत्यधिक रूप से इस पर भाषा का प्रभाव, भाषा की जो सब्जेक्ट हैं उस पर अनुशासन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन का एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो भाषा के माध्यम से ही हम उसको क्लियर कर सकते हैं। भाषा के भी बहुत सारे होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, तो मानवीय हैं, तो संकेत के अध्ययन के द्वारा तो नहीं समझा सकते, क्योंकि ये सांकेतिक भाषा तो पशु, पक्षी, जानवर उनके लिए होती है। मानव को तो जहाँ तक होता है वो क्या बोलकर, अव्यक्त करके ही भाषा को बनाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यहाँ बुनियादी पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है। महात्मा गांधी जी ने जो हमारी ये सब्जेक्ट हैं इनके अलावा उन्होंने कहा था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है इसको क्रिया प्रधान करना चाहिए। मतलब आप पढ़ा रहे हो विषयगत, जो आपकी जो विषय चल रही हैं, 4 है, 5 है या 6 है, इसके अलावा आपको हस्त कौशल या जो क्रिया करके जो कार्य करके जो क्रिया करते हैं उसको भी हमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम बुनियादी शिक्षा को लेते हैं। बुनियादी शिक्षा जो किसकी देन है? गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। इसमें उन्होंने बताया था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। किसने कहा? गांधी जी ने। बुनियादी शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो क्रिया होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी को देखते हैं, आज विषयगत रट पिट के हम सारी चीज़ों को केवल हमारा उद्देश्य रह गया परीक्षा को पास करना। तो साइड में जैसे आप नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें क्या किया है? अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व नहीं दिया। मातृभाषा, संस्कृत भाषा, उन भाषाओं के अलावा एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हो? दूसरी भाषा दूसरी चीजें हस्तशिल्प की, किसी की नृत्य में डांसिंग सीखता है, किसी की और किसी चीज में हॉबी है, उसको हस्तकला के रूप में लिया गया। जो क्रिया प्रधान होना चाहिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो करके क्रिया प्रधान होना चाहिए। हमें छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े जो उद्योग है, ये हमारे अगर पाठ्यक्रम में शुरू से ही बालकों को पढ़ाया जाए, इनकी महत्ता के बारे में बताया जाए, तो हमारे जो बालक हैं या जो युवक हैं वो बेरोजगारी का दंश नहीं झेल सकते। उसके बाद इसमें बताया है इसके उद्देश्य बालक को कार्य करने, प्रयोग, खोज के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है।
ये जो पाठ्यक्रम है क्रिया द्वारा, इसका उद्देश्य है बालक का शारीरिक, मानसिक प्रयोग के द्वारा और खोजपूर्ण या प्रयोग बालक का विकास करना। बालक मानसिक रूप से तो विषयगत सारी चीजों को रट लेगा, याद कर लेगा, एग्जाम के टाइम पे वो पास हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जैसे खेल कूद की और हस्तशिल्प की, डांस की, गायन की, वादन की, और कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं आपके जैसे मॉडल बनाना, चार्ट बनाना, और ये एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम है, ये पाठ्यक्रम में क्रिया अर्थात क्रिया का वाला कार्य करेगा, शारीरिक उसका विकास होगा, मानसिक होगा, प्रयोग करेगा, नई नई टेक्निकों को लाएगा। वो बच्चे करते हैं ना, वो 2 तार भिड़ा के बल्ब जलाते, तो खोज ही तो ही, प्रयोग ही तो है, मानसिक विकास ही तो हुआ उसमें उसका। तो ये सारी चीजें बुनियादी शिक्षा क्या कहते हैं, ये सारी चीजें बालक पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे बालक स्वावलंबी बनकर समाज के साथ सहयोग कर सके। ये सारी चीजें करेगा तो बालक स्वयं अपने आप में क्या हो जाएगा, स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा छोटे से ही, और समाज में क्या हो जाएगा, समाज के साथ सहयोग कर सके। इसके पाठ्यक्रम में मातृभाषा उद्योग, जो मैंने अभी बताया ना, इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। मातृभाषा उद्योग, गणित, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, कला आदि प्रमुख विषय हैं, जो तो अपने हैं ही हैं। कला को भी ले लीजिए, इसमें अभी संगीत, नृत्य, बहुत सारी, और ये गणित, सामाजिक ज्ञान, ये हमारे विषय हैं जो तो है ही है। सामाजिक, गणित, विज्ञान, ये जो हमारे विषय हैं वो तो रहेंगे ही। इनके साथ साथ हमें पाठ्यक्रम में मेन तो मातृभाषा, जो इंग्लिश में ज़्यादातर होते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा झाड़ते हैं, बोल है तो हमारा देश हिंदी भाषा, झाड़ते हैं हम क्या, अंग्रेजी। हिंदी को बिल्कुल विलुप्त कर चुके हैं, अंग्रेजी में ही बात करना, सारी चीज़ें अंग्रेजी में बोलना। तो बच्चे को अगर मातृभाषा से आप शुरू से सिखाओगे ना, तो बच्चे का ज्ञान और भी डेवलप करेगा, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। जो चीज़ आप राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा में आप बालक को सिखाइए, जहाँ या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा, जो मातृभाषा है, जो हर अलग अलग जगह अलग अलग, हमारे राजस्थान में ही बहुत सारी भाषाएं प्रयोग है, ढूढ़ाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, बहुत सारी भाषाएं। तो उन भाषाओं के हिसाब से अगर बालक को हम सिखाएं तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा और बालक सर्वोत्कृष्ट कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी भाषा में सब कुछ जानता है। अगर आप उसको अंग्रेजी सिखाओगे या फिर बालक हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी के माध्यम से सिखाओगे, तो बालक नहीं सीख पाएगा और बालक इतनी उन्नति नहीं कर। हमें पाठ्यक्रम में उद्योग को भी लेना चाहिए, उद्योगों के बारे में बताना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी मिल उद्योग और बहुत सारे जो उद्योग हैं उनके बारे में, हस्तकला उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं, उनके बारे में बालक को भी शिक्षा देना। और आर्ट एंड कल्चर तो है ही है, ये हमारे जीवन का पार्ट भी मान लो, इनको हिस्सा मान लो। तो ये भी शिक्षा में किसमें, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। कौन कहता है, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से। विषयगत तो हमारे है ही है, इससे तो हम समाज का आगे डेवलप समाज को कर ही रहे हैं। इसके हिसाब से साथ ही साथ मातृभाषा, उद्योग, कला, इनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। सभी बालकों के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी बालकों के लिए, इसमें सभी बालकों के मतलब ये है, बुनियादी शिक्षा में कक्षा 1 से 5वीं तक के बालक, 1 से और 5वीं तक के बालक हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है वो समान रूप से होना चाहिए। उनका जो पाठ्यक्रम है वो समान रूप से होना चाहिए। कौन सा, कक्षा 1 से और 5 तक का जो बालक हैं, उनकी जो कक्षाएं, उनका पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए। और बालिकाओं के लिए
ग्रह विज्ञान, तो ग्रह विज्ञान होम साइंस कहते हैं हम, उसको भी सम्मिलित करना चाहिए। किनके लिए? बालिकाओं के लिए। कक्षा 1 से 5 तक बालक को पाठ्यक्रम, जो बालकों का पाठ्यक्रम है वो एक ही होना चाहिए। बालकों का पाठ्यक्रम एक ही होना चाहिए, जिससे बालक को पढ़ने में सुविधा रहे। इसके बाद सर्वोदय दर्शन में, ये तो हो गई अब तक हमने बात की किसकी? बुनियादी शिक्षा की। बुनियादी शिक्षा ने क्या कहा है? बालक क्या है? बालक को क्रिया द्वारा कार्य करना चाहिए, कार्य के अनुसार क्रिया करनी चाहिए, या पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग, उद्योग, कला, आर्ट, सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए विषयगत चीज़ों के साथ में इनको भी पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। और कक्षा 1 से 5वीं तक के बालकों के लिए एक समान ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। और बालिकाओं के लिए होम साइंस, गृह विज्ञान भी होना चाहिए। ये कौन कहता है? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से कहता है कि पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं सर्वोदय शिक्षा या सर्वोदय दर्शन के अनुसार। ये सारी चीजें होंगी, अपन इनको लाएंगे विद्यालय में तो बालक स्वयं अनुशासित होगा। बालक का ध्यान इधर उधर खुरापात में करके अनुशासित रहेगा। अब हमने पढ़ लिया, विषयगत अध्ययन कर लिया, अब जो अगला कालांश आएगा वो किसके लिए आएगा? उसका मानसिक तर्क, शारीरिक, बौद्धिक, वो सारी उनको दे देंगे कि आपको अब आपकी क्लास है, नृत्य कीजिए, आपका गायन कीजिए, आप अपना आर्ट एंड कल्चर बनाइए, आप ड्राइंग कीजिए, बहुत सारी कलाएं। तो बालक अनुशासनहीनता के बाद बजाय अनुशासित होना सीख जाएगा। बुनियादी शिक्षा ये कहती है। इसके बाद आ जाती है सर्वोदय दर्शन। सर्वोदय दर्शन ने जीवन की 5 क्रियाएं मानी है, पाठ्यक्रम का आधार बताया। सर्वोदय दर्शन, इसने जीवन के आधार की 5 क्रियाएं मानी हैं। वो क्या है? सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाएं। नंबर 1 है सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाएं। सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाएं। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति, अपना साहित्य, अपनी कला, अपने रीति रिवाज सब भिन्न भिन्न होते हैं। सांस्कृतिक विकास की क्रियाएं, प्रत्येक जो देश है, अलग अलग जो देश हैं उनकी अलग संस्कृति, अलग कला, अलग रीति रिवाज, अलग पर्व, अलग त्योहार, सारी चीजें बिल्कुल भिन्न भिन्न है। तथा जैसे कोई भी भारत देश में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, संक्रांति मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं और बहुत सारे पर्व हैं, ये सारी चीज़ें मनाते हैं। भारत देश इतना बड़ा है, अलग अलग ये भी नहीं है हमारे देश में विभिन्न भाषी, बहुभाषी, रहन सहन, खान पान सब अलग अलग है बिल्कुल, फिर भी एक है। तो उसमें अलग, हमारे देश में इतनी सारी विविधता है, विविधता में एकता, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है। तो जब हमारे देश में इतना, तो बहुत सारे देशों में तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग संस्कृतियाँ। जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति अतिथि देवो भव है, हम अतिथि को क्या मानते हैं? देवता। चाहे वो दुश्मनी हमारे घर पे आए फिर भी उसको क्या मानते हैं? देवता। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। कोई भी आए पहले उसको अभिवादन करते हैं, नहीं कि ये नहीं करते कि ये वैसा चला दूर बार। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। ये अनुशासन के रूप में ये अपने आप स्वयं डेवलप हो जाती है। अपने अपने देश की जो संस्कृति है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति बिल्कुल खुली संस्कृति है, वहाँ पर किसी को कुछ नहीं है,
कोई जा रहा है जाने दो, घर में ही सारे बच्चे और परिवार अलग अलग रहते हैं। तो वहाँ की संस्कृति में और यहाँ की संस्कृति में बिल्कुल ही अलग है। ये जो सांस्कृतिक जो विकास है ये हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, सर्वोदय शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जिससे बालक को अलग अलग देशों के द्वारा या हमारे राज्य में भी जितने भी राज्य हैं उस राज्यों की संस्कृति, कल्चर, उसका रहन सहन, खान पान, उन सब के बारे में पता चले। ये कौन कहता है? ये कहता है सर्वोदय दर्शन। सर्वोदय दर्शन ने 5 जो क्रियाएं मानी है, पहली है सांस्कृतिक विकास की क्रियाएं। पाठ्यक्रम में कोई भी पाठ्यक्रम तब तक गांधीवादी नहीं कहा जाता जब तक छात्रों के सांस्कृतिक विकास के लिए क्रियाएं प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। गणतंत्र दिवस पर आपने देखा होगा लाल किले पर जब झंडा फहरता है और हमारे राज्य के अलग अलग राज्य के बहुत सारी झांकियां वहां पर लगती हैं। ये राजस्थान की, ये गुजरात की, ये पंजाब की, ये हरियाणा की, बहुत सारी आती है ना। अलग अलग संस्कृति का पता चल जाता है ना कि हमारे यहाँ का रहन सहन, हमारे यहाँ का कल्चर, डांस, गुजराती का अलग, बिहार का अलग, उड़ीसा का अलग, पश्चिम बंगाल का अलग, सारी राज्यों की संस्कृति का पता चल जाता है गणतंत्र दिवस पर जब वहाँ झांकी लगती है। तो पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक विकास को जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए। और जो हमारा गांधीवादी विकास है उसका तभी पता चलेगा बालकों को जब तक हम पाठ्यक्रम में संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे अपने बच्चों को। बालक अनुशासन किस प्रकार से रहेगा। आप पूजा कर रहे हो, जैसे भगवान, अपन भगवान को श्रद्धेय तो मानते हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका जैसे छोटा बालक है वो नहीं जानता है, वो आपका अनुकरण करेगा। आप हाथ जोड़ते हो तो बालक भी स्वयं आपका ही आदर, शिक्षक मैंने बताया ना, शिक्षक बालक का आदर्श कौन होता है? शिक्षक का अनुकरण। तो ऐसे ही छोटे बालक हैं, अपन जैसा अनुकरण करेंगे, बच्चे भी ऐसे ही अनुकरण करेंगे। तो सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है हमें झुकना सिखाती है, हमें नमन करना सिखाती है, सामने वालों को रिगार्ड देना सिखाती है, उसका हमें पाठ्यक्रम में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। ये कौन कहता है? सर्वोदय दर्शन। सर्वोदय दर्शन के द्वारा बालक के विकास की क्रियाओं को हम विस्तृत रूप से विकसित कर सकते हैं सर्वोदय दर्शन के अनुसार। अर्थात हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, एक बालक को पाठ्यक्रम के आधार पर वो सीख जाता है कि राजस्थान में दाल बाटी चूरमा और उधर दूसरे पंजाब में इडली डोसा, उधर ये खाना है, पश्चिम महाराष्ट्र में ये खाना है, हमारे यहाँ पर क्या पर्व मनता है, गणगौर का पर्व अच्छे से मनता है, को गुजरात में गरबा अच्छा मनता है। तो सारी रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, इस सबको हम पाठ्यक्रम में बताएंगे। सांस्कृतिक विकास जो बताएंगे हम, अलग अलग देशों की संस्कृति के बारे में बताएंगे, वहाँ ईस्टर पर्व बनता है, वहाँ पर ये पर्व बनता है, तो उनके बालक के पाठ्यक्रम में जो सारी क्रियाएं आ जाएंगी तो बालक का विकास सुनिश्चित है। दूसरा जो दर्शन बताया था, दूसरा दर्शन है इसमें नागरिक या सामाजिक जीवन संबंधी क्रियाएं। नागरिक या सामाजिक, नागरिक या सामाजिक जीवन संबंधी क्रियाएं। जीवन संबंधी क्रियाएं। नागरिक या सामाजिक जीवन संबंधी क्रियाएं कुशल सामाजिक जीवन के लिए सहयोग, सहिष्णुता, परस्पर सद्भाव आदि गुणों का विकास किया जाना चाहिए। सहयोग, परस्पर सद्भाव मतलब प्रेम की भावना, परस्पर सद्भाव और सहिष्णुता। नागरिक या सामाजिक जीवन संबंधी क्रियाएं, वो उदाहरण सुना होगा ना कि अकेला चना क्या नहीं करता है, मतलब कुछ नहीं कर सकता। वो ही है, हम कहते हैं कि हमारे बिना, कहते हैं हम कि हमें उससे, तुमसे किसी से कोई काम नहीं, मैं स्वयं समर्थ हूँ, मैं अपने आप में इतना कैपेबल हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। नहीं,
हम बिना सहयोग के कोई भी काम नहीं कर सकते। परस्पर आपस में सद्भाव कर लोगे, सामने वाले को आपने नाराज कर दिया, वो सहयोग नहीं करेगा काम उसके में, तो काम बिगड़ेगा। एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव की, सद्भावना भाव की प्रवृत्ति को हम बनाएंगे तो हमारा सामाजिक विकास, जो समाज में हिल मिलकर रहने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो गई और बालक स्वयं ही अनुशासित रहना सीख जाएगा। समाज में जो जैसी संबंधी प्रवृत्ति है उसके अनुसार समाज का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक विज्ञान के विषयों में नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र आदि के मूल सिद्धांतों का पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, इनका पाठ्यक्रम में विकास होना चाहिए, जिससे बालक को इतिहास के बारे में, समाज के बारे में और नागरिक शास्त्र में जो चीज़ बताई गई हैं उनके बारे में बालक को पता चल सके और बालक अपना सामाजिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वो आराम से कर सके। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें, जीवन की आधारभूत आवश्यकता। वो तो आप सब जानते हो, जीवन की हमारी जो आधारभूत आवश्यकता क्या है, नहीं जानते? जीवन की आधारभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन की आधारभूत आवश्यकता जीवन की हमारे जीवन की मेन क्या आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र को स्वावलंबी बनाना बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। छात्र को स्वावलंबी बनाना कौन सी शिक्षा में? बुनियादी शिक्षा के द्वारा, जिससे बालक को आगे जाके परेशानी का सामना न कर रहे। पाठ्यक्रम में ही उद्योग, मातृभाषा, आर्ट एंड कल्चर, वो सारी सब्जेक्ट पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्य को करने लगे और जो आधारभूत जो आवश्यकताएं बालक को उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जीवन की आधारभूत जो हमारी समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अतः पाठ्यक्रम में व्यवसाय, उद्योग को प्रधानता दी गई। इसके अतिरिक्त स्वावलंबन बनाने के लिए मातृभाषा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, मातृभाषा मूल रूप से इसका आधार है। मातृभाषा, सामान्य गणित, विज्ञान, वो सारी जो चीज़ें हैं उसको भी बालक को सिखाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वो आगे उसको परेशानी ना हो। समाज में उसके बारे में क्या कहा गया है, अगर वो बड़ा हो और कुछ काम करे तो कैलकुलेटर भी उसको करना आना चाहिए, तो मैथ का भी ज्ञान जरूरी है, समाज का भी ज्ञान जरूरी है। थोड़ा बहुत विज्ञान में का सीखेगा तो आगे वो कार्य करेगा, व्यवसाय करेगा, तो उसके लिए भी उसको साइंस जरूरी है। तो व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, आर्ट एंड कला की शिक्षा, ये अतिरिक्त जो चीज़ें हैं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे बालक को अपनी आधारभूत मूलभूत जो आवश्यकताएं उनके लिए इधर उधर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद जो अगला है लास्ट, आत्म विकास संबंधी आवश्यकता। पांचवा जो अलग टॉपिक है वो है आत्म विकास संबंधी आवश्यकता। आत्म विकास संबंधी आवश्यकता। आत्म विकास संबंधी आवश्यकता क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक मुक्ति ही है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक, शारीरिक शिक्षा का अंतिम जो लक्ष्य है क्या है? लक्ष्य आत्म विकास, शारीरिक, मानसिक और
सामाजिक। सारी चीजों में बालक क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ही मुक्ति है। आत्म संबंधी विकास यानी मुक्ति पाना, किंतु आत्मिक विकास बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसका सर्वांगीण विकास कब होगा, शारीरिक हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा और समाज के द्वारा सामाजिक विकास। बालक स्वयं ही अनुशासित हो जाएगा तो बालक के क्या हो जाएगा, आत्म विकास अर्थात मुक्ति वो मिल जाएगी। अंतिम विकास क्या होता है, तो सब मानते हैं ना, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वो सारी अवस्था फिर लास्ट में जाकर स्टेज आती है कौन सी, वानप्रस्थ अवस्था, सन्यासी बन जाओ, मुक्ति मार्ग कर लो, फिर मोक्ष को प्राप्त हो। तो मुक्ति, आज की मुक्ति क्या है वो आप सब समझते हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन सारी चीजों में बालक का सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो उसकी मुक्ति, आत्मिक जो लक्ष्य है, अंतिम विकास संबंधी जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाएंगी। गांधी जी ने आत्मिक विकास को सर्वाधिक बल दिया है। अतः पाठ्यक्रम में आत्मिक जो विकास है, ये जो विकास है इसको सर्वाधिक बल दिया है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, प्रार्थना सभा होनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, बालक को चिंतन मनन की शक्ति करनी चाहिए, एकाग्रता में ध्यान करना चाहिए, जिससे बालक का विकास हो। और बालक को मौन, चिंतन, उपवास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसमें, गांधी जी ने। गांधी जी तो हमेशा ही उपवास को, कुछ हो जाता आंदोलन कर जाता, कोई करते थे गांधी जी आंदोलन, उपवास पे बैठ जाते, भूखे बैठे सब। तो उपवास को भी उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है। किन्होंने, गांधी जी ने। चिंतन, मौन, शारीरिक, मानसिक शिक्षा के द्वार में उपवास को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। उपर्युक्त बुनियादी शिक्षा सर्वोदय दर्शन के पाठ्यक्रम के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि विद्यालय में जो विभिन्न विषय हैं उसके साथ साथ ये जो हमारे जीवन के संबंधित मूलभूत जो आवश्यकता हैं उनको भी सम्मिलित पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। जैसे औद्योगिक शिक्षा, कला, आर्ट, बहुत सारी जो शिक्षाएं, इससे बालक का क्या हो जाता है, स्वयं स्वावलंबी हो जाता है। एक तो विषयगत होती है, बालक जब पढ़ता है ये विषय में मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर बालक नहीं बनता, फिर बेरोजगार हो जाता है, हताश हो जाता है, समाज के द्वारा उसको तिरस्कृत किया जाता है कि इतना पढ़ता था कुछ नहीं बना है ये। तो वो चीज़ क्या है, बालक के लिए एकदम ऐसा नहीं हो जाती है। तो गांधी जी की जो शिक्षा है, जो विकास संबंधी शिक्षा है, सर्वोदय जो दर्शन है, बुनियादी जो दर्शन है, उसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम में हमको ये सारी शिक्षाएं भी जोड़नी चाहिए। औद्योगिक, व्यावसायिक, इनके साथ साथ ये नहीं, ये कहने का अर्थ नहीं कि सामाजिक ज्ञान, मैथ, साइंस, इंग्लिश इनको हटा दी जाए, इनके साथ साथ ही मातृभाषा, उद्योग शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, कला एंड आर्ट शिक्षा, इस सारी शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो जाए, और बालक को सामने समाज में तिरस्कृत और निंदित नहीं होना पड़े। ये आज हमने विद्यालय विषयों का अनुशासन पर प्रभाव आपको अध्ययन करा चुके हैं। धन्यवाद।